हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब तक की जितनी भी वीडियोस थी, हर वीडियो के अंदर हमने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के बारे में बात की थी। हर वीडियो में एक जिक्र आया था रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के बारे में, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के बारे में, जो कि इस CIRP प्रोसेस को चलाने में पूरा का पूरा एक मेजर रोल प्ले करता है। ना तो क्वेश्चन इज कि हु इज दिस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो गाइज वहां हमारे पास आते हैं दो टाइप के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। नंबर वन इज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड नंबर टू इज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? तो आपने देखा होगा हमने एप्लीकेशन फाइल की थी बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर। एंड जहां जहां एप्लीकेशन का रोल आया था वहां पर एक चीज सबसे कॉमन थी और वो थी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के बारे में बताना। ऐसा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जिसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स ना चल रही हो, एक प्रॉपर एक जस्ट बंदा हो वो। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे अपॉइंट किया जाएगा उसको। तो सबसे पहले IRP को अपॉइंट किया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन की गई। उस एप्लीकेशन को अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एक्सेप्ट कर लिया तो गाइज वो जो IRP है, ही विल फॉर्म अ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सारे एप्लीकेंट्स को, प्लस एक पब्लिक अनाउंसमेंट डाल के बाकी लोग जिनका क्लेम बनता है कंपनी के अगेंस्ट पैसे रिसीव करने का, उनको इकट्ठा करेगा, एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाई जाएगी। अब क्या होने वाला है, जिस पॉइंट से ये COC क्रिएट हो गई उसके बाद जो भी डिसीजन लिए जाएंगे रिगार्डिंग CIRP वो लिए जाएंगे फ्रॉम द अप्रूवल ऑफ द COC। तो सेम वे अगर डिसीजन COC के बेसिस पे लिए जा रहे हैं तो क्या वो IRP जिसको कुछ एप्लीकेंट्स ने अपॉइंट किया था वो कंटिन्यू कर पाएगा आगे तक के लिए? द आंसर इज नो। अब COC का काम ये बनता है कि उस IRP को, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, या तो उनको अपॉइंट करे एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या फिर उसकी जगह किसी और को अपॉइंट करे। अगर वो खुद अपॉइंट नहीं कर पा रहे तो वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास भी जा सकते हैं। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास क्या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होंगे? दैट्स NCLT। NCLT इज गोइंग टू डील विद ऑल द प्रोसीडिंग्स। वो रिकमेंड अपने आप से नहीं कर पाएगी तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जाने वाली है IBBI के पास। हमने जो पिलर्स देखे थे गाइस, यहाँ पर हर पिलर की बात हो रही है। हमने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी देखा था, हमने देखा था IBBI यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। उनके पास होते हैं, वो रेगुलेट करते हैं इनको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को। एंड देन ही इज गोइंग टू रिकमेंड, IBBI इज गोइंग टू रिकमेंड अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो कि वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अपॉइंट कर सकते हैं अपने रेजोल्यूशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। कितने टाइम के अंदर? वो होगा 10 दिन के अंदर। सो गाइज ये है जेनेसिस ऑफ IRP which leads to रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब हम देखने वाले हैं इसकी कुछ पावर्स, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसकी ड्यूटीज और कैसे कैसे ये काम करने वाला है। गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक एंड बहुत अच्छे से इसको खत्म करते हैं। अपॉइंटमेंट टर्म पावर्स ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। सो गाइज यहाँ इस टॉपिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के लेक्चर को। एंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल जो रेजोल्यूशन के लिए एप्लीकेशन की जाती है तो उस एप्लीकेशन में एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम दिया जाता है। बट जहाँ हमने लास्ट वीडियोस के अंदर बात की थी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की एंड कॉर्पोरेट डेटर की, तो उन तीनों केसेस के अंदर नाम नहीं देना होता। मैंडेटरी नाम देना मैंडेटरी होता है ओनली इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड कॉर्पोरेट डेटर। अगर हम बात करें ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को इतना इक्विप नहीं माना जाता कि वो इस चीज़ों को भी एक तरीके से कंप्लाई कर सकें, इनको अप्रोच कर सकें। तो उस केस के अंदर इनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो चाहें तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बोल सकते हैं कि आप हमारे लिए एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर दो। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फिर जाएगी IBBI के पास जो कि उसको रिकमेंड करेगी एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हु इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि एप्लीकेशन के साथ नाम जाएगा किसके थ्रू? बाय इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड इन केस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स। अब अगर हम बात करें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की, इन पॉइंट्स में बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की, तो उस केस के अंदर गाइस जो एप्लीकेशन दी जाएगी वो दी जाएगी विदाउट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हो सकती है। तो उसको अपॉइंट कौन करवाएगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वाया बोर्ड। और बोर्ड का मतलब है यहाँ पर IBBI, जो कि रिकमेंड करेंगे एक IRP जो कि इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की तरह काम कर सकता है। उसके बाद आता है कि अगर उन्होंने प्रपोजल किया है
उन्होंने कोई प्रपोजल किया है तो वो ऐसा इंसान होना चाहिए जिसने डिसिप्लिन प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट ना हो। तो ये जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को आईआरपी के लिए अप्रोच करने का ऑप्शन है, ये ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के पास दिया गया है। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स डेटर्स को अपना आईआरपी लाना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं, तो बोर्ड है वो रिकमेंड कर सकता है किसी आईआरपी को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बनने के लिए जिसके अगेंस्ट अगेन कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ना हो। कितने टाइम के अंदर गाइज? वो है 10 दिन के अंदर। बोर्ड उनको 10 दिन के अंदर बता देगा कि इसको आप एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर सकते हैं। तो गाइज ये तो बात हुई रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अपॉइंटमेंट की, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अपॉइंटमेंट की बात। अब हम बात करने वाले हैं उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ रहने वाली है। तो गाइज यहाँ पर 2-3 चीज़ें आएंगी। सबसे पहले हम देखेंगे उसकी ड्यूटीज़ के बारे में कि क्या क्या उसको करना ही है। उसके बाद हम देखेंगे उसकी पावर क्या क्या है, उन ड्यूटीज़ को निभाने के लिए क्या क्या पावर वो एक्सरसाइज कर सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर उसको मैनेजमेंट करना है अफेयर्स का ऑफ द कंपनी, अगर किसी कंपनी का अगेंस्ट आईआरपी चल रहा है तो उसके बिज़नेस को इन द मीन टाइम, जब तक सीआईआरपी चलेगा तब तक उसके बिज़नेस को ये लोग मिलकर रन करने वाले हैं, तो उसको रन करने के लिए वो क्या क्या काम कर सकता है। तो यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उस चीज़ के अंदर गाइज कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि विल स्टार्ट विद ड्यूटीज़। उन ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज करने के लिए क्या क्या पावर्स हैं, एक पॉइंट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर वो बिज़नेस को रन करना है, उसको मैनेज करना है, तो उसको बिज़नेस को स्पेसिफिकली मैनेज करने के लिए वो क्या क्या चीज़ें हैं जो वो उसके हाथ में हैं, जो वो चीज़ें कर सकता है। और उसके बाद देखेंगे कि उसको मेक श्योर करने के लिए कंपनी रहे गोइंग कंसर्न, तो क्या क्या पॉइंट्स आने वाले हैं। तो गाइस ये 3-4 पॉइंट हो जाते हैं। इसको डेफिनेटली आपको अलग से डिफ्रेंशिएट करके याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। एग्जाम में किसी भी ढंग से पूछ लिया गया तो आप मिक्सअप ना कर दें, मे भी गोइंग कंसर्न के पॉइंट को आप मैनेजमेंट के साथ मिक्सअप ना कर दें। तो ऐसा रिस्क नहीं लेना है, इसको बार बार देख के चलना है। मैं आपको रिपीट करवाऊँगा कि गोइंग कंसर्न, मैनेजमेंट में एंड ड्यूटीज़ में एंड पावर्स में क्या क्या फ़र्क हैं। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी ड्यूटीज़ के बारे में। तो ड्यूटी इसकी सबसे पहले क्या बनती है? तो गाइज इसको आईआरपी को अपॉइंट किया गया है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनने तक के लिए बेसिकली। तो उसके लिए इसको क्या क्या काम करने पड़ेंगे, वहाँ पर हमारे पास होगा कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाने के लिए पहले तो एप्लीकेंट होंगे, एप्लीकेंट आईआरपी को रखेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन अनाउंसमेंट दी जाएगी जिसके बेसिस पे और नए क्रेडिटर्स को लेके आया जाएगा, सबको मिलके कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनेगी और उसके बाद आगे आगे प्रोसीडिंग शुरू होंगी। तो अगर इन सब चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ बनती हैं उसकी कुछ की ड्यूटीज़ जो कि एज़ पर दिस कोड उसको निभानी ही पड़ेगी। तो गाइज़ वो है सबसे पहले कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठी करनी पड़ेगी रिगार्डिंग उस कंपनी की एसेट्स के, उसके फाइनेंसेस, उसके ऑपरेशंस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर फॉर डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। उसकी फाइनेंशियल, उसकी पूरी एक ढंग से उसकी नेटवर्थ, उसकी औकात देखनी है ढंग से कि हाँ उसके पास कितना पैसा है, कितना पैसा वो बाद में दे सकता है। तो इन चीज़ों को डिटरमाइन करने का सबसे पहला काम होने वाला है। उसके बाद कोलेक्शन ऑफ क्लेम्स। अब गाइज कोलेशन का मतलब क्या होता है? कोलेशन का मतलब होता है किसी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना और उसको वेरीफाई करना। तो जितने भी क्लेम्स वो अनाउंसमेंट करेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट उसको डालनी पड़ेगी और उसके बेसिस पे क्लेम्स आएंगे, उन क्लेम्स को उसको वेरीफाई करना होगा। ये एक उसका मेजर काम है जिसके बेसिस पे वो एक मेक श्योर करेगा कि एक्चुअल में लेजिट जो क्लेम्स हैं वो ही आगे जाएँ, उन्हीं के लिए सीआरपी प्रोसेस में उनको पार्ट लेने को मिले। उसके बाद देखेगा वो कंस्टिट्यूट करना है उसको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, क्योंकि आगे के जितने भी काम होने वाले हैं उनमें कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के ही डिसीजन लगने वाले हैं। यहाँ तक बात हो गई। फिर क्या करेगा? वो मॉनिटर करने वाला है हर एसेट को जो उसकी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि टाइम लग जाता है उसके बाद आपको एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करने में। तो इन द मीन टाइम सारे काम इसको करने ही पड़ेंगे। तो वो मॉनिटर करेगा सारी एसेट्स को, मैनेज करेगा सारे ऑपरेशंस को, और अनटिल जब तक कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट नहीं कर लिया जाता कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के थ्रू। ओके गाइज, काफ़ी सिंपल सी बातें हैं। फाइल करेगा इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड विद इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी। रिमेंबर, याद करो 4th पिलर हमारा जो कि था इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी। तो वहाँ से जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करेगा। तो बेसिकली इसका काम है चीज़ों को गैदर करना। सबसे पहले इसने उठा के लाया ये कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन, कंपनी की जितने भी ऑपरेशंस थे उनका जितना भी जो भी कंपनी के पास था, उसकी एसेट्स, उसके फाइनेंसेस, सब कुछ। फिर उसने निकाला सबके क्लेम्स को, यानी कंपनी के अगेंस्ट जो चलने वाले हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया, उसको वेरीफाई किया। अब ये इन सब चीज़ों को एक साथ रखने के लिए एक इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी से भी डेटा उठा के लेके आएगा। तो देख रहे हो यहाँ पे सब कुछ ये इकट्ठा कर रहा है, कहीं ना कहीं ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के लिए भी क्रेडिटर्स को इकट्ठा कर रहा है। तो यहाँ इसकी बनती है सारी की सारी ड्यूटीज़। उसके बाद आएगा कि वो कंट्रोल ले सकता है, कस्टडी ले सकता है एसेट्स की ओवर विच कॉर्पोरेट डेटर हैज़ ओनरशिप राइट्स। ओके, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई एसेट है, हमने किसी को यूज़ के लिए दी हुई है, वो ओनरशिप मेरी है बट वो है किसी और के पास। तो
जो इंश्योरेंस प्रोफेशनल है मेरी उस एसेट को जाके वहाँ से इकट्ठा ला सकता है, उसकी ओनरशिप अपने पास रख सकता है कि भाई ये तो अब बेचनी पड़ेगी या फिर इसको हमारे काम में आने वाली है, हमें पैसा निकलवाना है, तो लाओ वापस दो। ठीक है गाइज, अब बात आती है तो ये होगी ड्यूटीज़। तो ड्यूटीज़ गाइज बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी। अगर मैं बता दूं कि इसको चीज़ें इकट्ठी करनी है, ओनरशिप वाली भी एसेट एक तरह से इकट्ठा कर रहा है, तो कहीं भी अगर मैं बात करूं तो कुछ भी इकट्ठा कर रहा है, सब कुछ ले आओ यार। कंपनी की इन्फॉर्मेशन ठीक है, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी ठीक है, क्रेडिटर्स ठीक है, क्लेम्स ठीक है, सब कुछ उसने इकट्ठा कर लिया। यहाँ पर बनती है इसकी ड्यूटीज़ इकट्ठा करना बेसिकली। तो इस ढंग से आई होप इसको याद करना थोड़ा ईजी हो जाएगा, एग्जाम में कंफ्यूज करना मुश्किल हो जाएगा कि कुछ भी अगर वो बटोर रहा है तो वो उसकी ड्यूटीज़ बनती है। ओके गाइज, अब कुछ पावर्स हैं सेक्शन 17 ऑफ दिस कोड के थ्रू कुछ पावर्स दी गई हैं। अब वो पावर्स क्या क्या आती हैं, तो पावर्स में सबसे पहले आएंगी अफेयर्स को मैनेज करने के लिए क्या क्या उसकी पावर्स हैं। तो अगर कंपनी के बिजनेस को रन करना है, अब जैसा कि हमने ड्यूटीज़ में देखा, ड्यूटीज़ में हमने क्या देखा था कि वो मैनेज करेगा कंपनी के ऑपरेशंस को। अब गाइज मैनेज करने के लिए तो उसको बोल दिया, बट मैनेज करने के लिए साथ साथ पावर तो दो। क्या बिना पावर के, क्या बिना, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी की हम बात करें तो क्या बिना सीईओ के, बिना डायरेक्टर के कंपनी रन हो सकती है? नहीं, उनको सफिशिएंट पावर दी जाती है तभी वो कंपनी को रन कर पाते हैं। तो अब बात आ गई, इसको हमने ड्यूटी तो दे दी कि भाई कंपनी को मैनेज कर, कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज कर। अब उसको क्या चाहिए कि यार ठीक है मैं मैनेज कर लूँगा, मैं तैयार हूँ मैनेज करने के लिए, लाओ मुझे थोड़ी पावर दो। तो वो पावर यहाँ पर आती है। तो पहली बात तो वो कंपनी के बिहाफ में एक्ट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है जितने भी उसके कंपनी के डीड हो सकते हैं, कुछ रिसिप्ट्स हो सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, उन सब चीज़ों को बिजनेस को प्रॉपर मैनर में रन करने के लिए वो हर वो एक्शन ले सकता है सब्जेक्ट टू कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो कि बोर्ड उसको बताएगा कि कंपनी के लिए तुम कर सकते हो, ये सारे एक्शन तुम्हें दे दिए, छूट दे दी, बट यार ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी एक बड़ी बातें होती हैं, ये तो यहाँ हम तुम्हें नहीं खेलने देंगे, यहाँ से थोड़ा पीछे हट जाओ। तो वो बोर्ड थोड़ा सा उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, बट मेजर पावर्स उसके पास आ जाती है। उसके पास अथॉरिटी होती है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उन सबको एक्सेस कर सकता है। कहाँ से? इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी से। जैसा कि हमने वही ड्यूटी से देखा कि उसका काम है इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी से डाटा को इकट्ठा करना। अब भाई इकट्ठा करने के लिए उसको एक्सेस तो दो कि वो उस डाटा के पास जा सके, उसको लेके वहाँ से आ सके, इतना उसको अलाउ करो, तभी तो वो चीज़ ढंग से कर पाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास कि उसको अथॉरिटी दी गई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेटर को एक्सेस करने के लिए। किन किन को? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स। और वो कहाँ के डॉक्यूमेंट्स गाइस? काफ़ी बहुत ही मेजर चीज़ है ये। गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, अकाउंटेंट्स के पास और सच अदर पर्सन्स एज में बी स्पेसिफाइड, इन सबको ये इकट्ठा कर सकता है, इनको एक्सेस कर सकता है। तो ये उसको पावर दी गई है क्योंकि बेसिकली क्या कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन बटोर रहा है और ये सारी पावर उस चीज़ के लिए है, सब डीड्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, बिजनेस को मैनेज करने के लिए कुछ पावर्स दी गई हैं, एक्शंस ले सकता है कंपनी को मैनेज करने के लिए, एक्सेस कर सकता है इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी को डाटा इकट्ठा करने के लिए, एक्सेस कर सकता है रिकॉर्ड्स को, अगेन डाटा इकट्ठा करने के लिए। उसके बाद आता है कि वो रिस्पॉन्सिबल होगा कंप्लाइंग विद रिक्वायरमेंट्स अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, यानी कि कंपनी के कुछ कंप्लायंस है, अगर वो कंप्लायंस ढंग से कंपनी नहीं कर पाएगी तो कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। तो जस्ट बिकॉज कि कंपनी ढंग से रन करती रहे तो वो जो कंप्लायंसेज हैं गाइज उसको कंप्लाई करना ही पड़ेगा। अब वो कंप्लाई करने का उसको पावर दे दी गई है कि अगर तुम कहीं साइन कर रहे हो, तुम कहीं कंपनी के बिहाफ में जा रहे हो तो तुम्हें अलाउ कर दिया गया है। इसकी ड्यूटी, लेकिन बिजनेस को रन करना इसकी ड्यूटी है, बट उस बिजनेस को रन करने के लिए उन कंप्लायंस में रिप्रेजेंट करना इसकी पावर है। ये उस कैपेसिटी में वहाँ जा सकता है, कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है। सो गाइज दिस इज़ हाउ यहाँ पर मैनेजमेंट की इसको पावर दी गई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जितनी भी पावर्स होती हैं, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं वो ये कर सकता है। ठीक है, रिपोर्टिंग ऑफ ऑफिसर्स, जितने भी कंपनी के ऑफिसर्स मैनेजर्स होंगे वो इसी को रिपोर्ट करेंगे, इसी से पूछेंगे, इसी को बताएंगे। उसके बाद आएगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंस्ट्रक्शंस दे सकता है मेंटेन करने के लिए अकाउंट्स को ऑफ द कॉर्पोरेटर, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे उसके बिहाफ में उसकी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम करेंगे। सो गाइज दीज आर द पॉइंट्स पावर रिगार्डिंग उसके मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस के लिए क्या क्या पावर्स इसको यहाँ पर दी गई है। अब हम देखते हैं गोइंग कंसर्न मेक श्योर करने के लिए कंपनी गोइंग कंसर्न रहे। अगर क्योंकि दो सर्कमस्टांस होते हैं जब भी आईआरपी होता है, तो या तो आपको उस कंपनी को लिक्विडेट कराना है या फिर आप उस कंपनी को रन कराना चाहते हैं ताकि उस रेवेन्यू के स्ट्रीम से उस कंपनी को जो जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको पैसा वापस लौटाया जा सके, क्योंकि लिक्विडेशन करना एक बहुत ही ड्रास्टिक मेजर हो जाता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है गोइंग कंसर्न, हमें एज अ गोइंग कंसर्न कंपनी को रन करना है तो हम क्या करने वाले हैं। तो गाइज उसके अंदर हमारे पास आएगा कि जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा उसके पास अथॉरिटी होगी टू अपॉइंट अकाउंटेंट्स, लीगल और अदर प्रोफेशनल्स एज में बी नेसेसरी।
वो सीएस को अपॉइंट कर सकता है, लॉयर्स को अपॉइंट कर सकता है, वो सीएस, सीएमए, किसी की भी उसको नीड है उन सबको वो अपॉइंट कर सकता है कंपनी को गोइंग कंसर्न की तरह रन करते रहने के लिए। उसके बाद आता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ है कंपनी का रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि कंपनी एक सीएस की टीम रखती है सिर्फ इसी काम के लिए, जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स को और इन सब चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो कंपनी को रन करने के लिए हमेशा चलती रहेंगी गाइज, तो वो यहाँ पर कर सकता है। वो इंटरिम फाइनेंस रेज कर सकता है बीच में, कंपनी रन करा रहे हैं, बीच में ज़रूरत पड़ी कि हाँ उसको थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ेगा कंपनी के अंदर, तो उस केस के अंदर वो इंटरिम फाइनेंस भी रेज कर सकता है। बट वो कैसे कर पाएगा, उसके लिए उसको कंसेंट लेना पड़ेगा हमारे क्रेडिटर्स का। 66% ऑफ द क्रेडिटर्स अगर एग्री करते हैं कि ठीक है यार इंटरिम फाइनेंस रेज कर लो, तो उसको रेज कर लेने दिया जाएगा। उसके बाद पॉइंट आता है कि वो इंस्ट्रक्शंस टू द पर्सनल ऑफ द कॉर्पोरेट डायरेक्टर एज मे बी नेसेसरी फॉर कीपिंग द कॉर्पोरेट डायरेक्टर एज गोइंग कंसर्न। जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, जितने भी मैनेजरियल पर्सनल हैं, उन सबको वो अपने गाइडेंस दे सकता है, अपना इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि यार कंपनी को हमें चला के रखना है और उसके लिए तुम्हें ये सब एक्टिविटीज़ करनी होगी और उनको वो चीज़ें माननी पड़ेगी, क्योंकि आईआरपी कंपनी के अगेंस्ट नहीं लड़ रहा, वो कंपनी को भी बचाना चाहता है, वो साथ में क्रेडिटर्स का भी भला चाहता है। तो वो एक ऐसा इंसान है जो दोनों के लिए अच्छा चाहता है। तो यार मान लो उसकी बात चुपचाप, ठीक है। उसके बाद आता है कि टू टेक सच एक्शंस एज अ नेसेसरी, यानी कि अदर पॉइंट, जो कि हर प्रोविजंस में कहीं ना कहीं आता है कि यार सच अदर चीज़ें। तो गाइज ये सब चीज़ें थी उसकी पावर्स के बारे में। तो अब अगर मैं दोबारा आपसे पूछूं तो आपके लिए इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, इनको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजी हो गया होगा, क्योंकि ड्यूटीज़ की अगर बात करूँ तो गाइज इकट्ठा कर रहा है, वो सब कुछ इकट्ठा कर रहा है, वो उसको जो दिख रहा है वो बस बटोर रहा है। उसको सबसे पहले डाटा दिखा, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी का, उसने वो उठा लिया। उसको क्रेडिटर्स दिखे बाहर के भी, उनको बुला लिया। उसने कंपनी की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली और ये सब चीज़ें उसका काम है। अब कंपनी के बिजनेस को रन करना है उसको। बिजनेस को रन करने के लिए उसको कुछ पावर्स चाहिए। पावर्स के लिए उसको कुछ रिस्पॉन्स दे दिया, उसको बोल दिया कि आप एक्ट एंड एग्जीक्यूट कर सकते हो डीड्स, आप एक्शंस ले सकते हो कुछ भी, लेकिन बोर्ड कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है उन एक्शंस के ऊपर जो उसको रीजनेबल लगेगा। उसके बाद आप एक्सेस कर सकते हो कहीं भी रिकॉर्ड्स पे, कोई ऐसे रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट के पास रखे हैं, सच अदर चीज़ें जो भी है। अब गोइंग कंसर्न की अगर बात करें तो हमें अकाउंटेंट चाहिए, हमें लीगल लोग चाहिए, हमें प्रोफेशनल चाहिए गोइंग कंसर्न की तरह इसको बना के रखने के लिए। हमें कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होना पड़ सकता है, तो और हमें इंटरिम फाइनेंस की नीड पड़ सकती है, और हमें प्रोफेशनल्स को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ सकती हैं। किस चीज़ के लिए? गोइंग कंसर्न को रन करने के लिए। तो थोड़ी सी अगर कन्फ्यूजन कहीं आ सकती है गाइस, तो आप थोड़ा सा मैनेजमेंट में और गोइंग कंसर्न के अंदर हो सकते हैं, बट इसको एक दो बार आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर आता है कि किस किस मैनर में सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ क्लेम दिया जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्म दिए गए हैं, सिंपल सी बात है। फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो फॉर्म सी में जाएगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर है फॉर्म बी में जाएगा, और वर्कमैन एंड एम्प्लॉइज भी गाइस अपना क्लेम दे सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत टाइम से अगर किसी की सैलरी नहीं दी है तो उनको भी तो एक तरह से आपके लेनदार बन गए हैं वो, तो वो भी अपना क्लेम डाल सकते हैं अंडर फॉर्म नंबर डी। उसके बाद आता है गाइस हमारे पास रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अभी तक का जो काम था, जैसे हमने देखा कि ये जो काम अब तक जो भी आईआरपी संभाल रहा था, ये वो काम थे इस इंसान की एब्सेंस में जो चीज़ें हमें करनी पड़ रही थी। अब ये इंसान आ गया है, अब होगा मेन काम शुरू, क्योंकि गाइस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बन चुकी है, क्लेम्स हम सबके ले चुके हैं। अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर डिसाइड करेगी कि क्या हमें आईआरपी से कंटिन्यू करवाना है या हमें कोई नया इंसान चाहिए। तो वो यहां पर पॉइंट आएगा, तो अपॉइंटमेंट किया जाएगा अंडर सेक्शन 22 ऑफ द कोड। तो जो पहली मीटिंग होगी गाइस सीओसी की, सीओसी यानी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की जो पहली मीटिंग होगी, उस पहली मीटिंग में ये डिसाइड किया जाएगा कि हमें अपॉइंट करना है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, जो कितने दिन में होनी चाहिए? 7 days ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो गाइज अगर दोबारा टाइमलाइन देखें तो एप्लीकेशन की गई, उसको एक्सेप्ट किया गया, एप्लीकेशन में आईआरपी था, आईआरपी ने सीओसी बनाई, सीओसी बनते ही 7 दिन के अंदर अंदर उसकी मीटिंग गाइज हो जानी चाहिए, और उस मीटिंग में डिसाइड करना पड़ेगा कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हमें किसको अपॉइंट करना है। उसके बाद क्या क्या रिजॉल्व कर सकते हैं वो? सबसे पहली बात तो आईआरपी को ही वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बना सकते हैं, ओके, या फिर वो रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब अगेन पॉइंट ये आता है कि जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं वो रिजॉल्व करती है आईआरपी को कंटिन्यू करने के लिए एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो उस केस के अंदर उसका रिटर्न कंसेंट हमें चाहिएगा आईआरपी का इन स्पेसिफाइड फॉर्म, और वो जो डिसीजन है वो कम्युनिकेट किया जाएगा किस किस को? टू आईआरपी, कॉर्पोरेट डेटर एंड द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो गाइज ये तीनों पार्टी हैं जिनका आपस में सब कुछ होने वाला है। प्रोसीडिंग है, रन हो रही है कॉर्पोरेट डेटर एंड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के अगेंस्ट एंड ऑल द क्रेडिटर्स के अगेंस्ट ये प्रोसीडिंग्स रन हो रही है। बीच में उनको देखने के लिए बैठा है AA,
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो जैसे ही आपने डिसाइड किया कि ये हमारा आईआरपी है, तो तीनों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी बता दो, सीओसी को भी बता दो, और हमारे सीओसी तो इन्फॉर्म ही करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बता दो, आईआरपी को भी बता दो, और हमारे क्या कहते हैं जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही है उसको भी बता दो। उसके बाद आएगा टू रिप्लेस द आईआरपी इट शैल फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब यह तो बात थी कि हमने आईआरपी को ही आरपी बना लिया, तो आपको बस एक कंसेंट देना है। अब अगर आपको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी, एक अर्जी लगानी होगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि यार हमें तो चेंज करना है, हमें थोड़ा बदलाव चाहिए, हमें वो अच्छा नहीं लग रहा इंसान, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रपोज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अलोंग विद रिटर्न कंसेंट। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जब आप पुराने इंसान को, पुराने आईआरपी को हटा रहे हो, तो आपके पास दूसरा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल तैयार होना चाहिए जो उसकी जगह ले सके। क्योंकि जितना भी प्रोसीडिंग है, इस कोड का मीनिंग ये है कि कोई भी ऐसा पॉइंट जहां से एप्लीकेशन से लेके प्रोसीडिंग के ख़त्म होने तक कोई भी ऐसा पीरियड ना हो जहां पे हमारे पास रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ना हो, वेदर इट में बी आईआरपी और वेदर इट में बी द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, उन दोनों का हर टाइम पे, दोनों में से किसी का भी हर टाइम पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो आपको बताना पड़ेगा कि नया आप किसको अपॉइंट करने वाले हैं। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा, इस चीज़ को फॉरवर्ड कर देगा अगेन बोर्ड को, बोर्ड कन्फर्मेशन देगा एंड उसको अप्रूव कर देगा। या फिर बोर्ड ये भी कर सकता है कि अपनी एक रिकमेंडेशन दे सकता है, अगेन वो भी 10 डेज के अंदर, जैसा कि हमने आईआरपी के अंदर देखा था। अब यहाँ पर बात आती है गाइस रोल्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। तो अभी तक हमने देखा था आईआरपी का, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का, अब हम देखने वाले हैं रोल्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। सो गाइज यहाँ पर फिर अगेन आई रिपीट, कंफ्यूज ना हो जाएं एंड बी श्योर गाइज, पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद मैं एक वीडियो और डालने वाला हूँ जिसमें इन्हीं सारी चीज़ों को, जो भी कंफ्यूजिंग और इंटर रिलेटेड से पॉइंट्स हैं जहाँ पे दिक्कत आ सकती है एग्जाम में, आप मिसजज कर सकते हैं, उनको मैं एक और दोबारा बेटर मैनर में कंपेयर कराऊंगा आपको, ताकि पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद भी आप एक बार फिर से उसको देख सकें और आपके एग्जाम तक के लिए दिमाग में एक प्रॉपर मेंटल इमेज मेंटेन रहे तब तक। सो अभी के लिए गाइस देखते हैं रोल्स एंड ड्यूटीज ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो क्या क्या आने वाली है। तो सबसे पहले तो आएगा कि बिजनेस को उसको कंटिन्यू करना है, ऑपरेशन को ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, तो उसको उसके लिए उसकी एसेट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा एंड प्रिजर्व करना पड़ेगा। अब उस चीज़ के लिए तो जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा वो कंडक्ट कर सकता है पूरा सीआरपी प्रोसेस और मैनेज करेगा ऑपरेशंस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर ड्यूरिंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। और यहां पर यह बात भी की जा रही है कि सीआरपी खत्म होने के बाद भी, जब तक, अब क्या होता है सीआरपी, क्या होता है सीआरपी एक प्रोसेस है जिसके अंदर ये सब मिलके एक रेजोल्यूशन प्लान उठा के लेके आते हैं, बनाते हैं, और वो जो रेजोल्यूशन प्लान है वो आगे जाके वो अप्रूव होता है बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो सीआरपी खत्म हो गया, रेजोल्यूशन जो प्लान है वो भी अप्रूव नहीं हुआ है बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो इन द मीन टाइम भी वो बिजनेस को कंटिन्यू बेसिस पे रन करता रहेगा जब तक कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको अप्रूव नहीं कर देती। उसके बाद आएगा कि वो सारी पावर्स एक्सरसाइज करेगा जो कि आईआरपी को ऊपर दी गई है। तो देखो गाइज, इसको थोड़ा सा करना हमारे लिए ईजी बना दिया है। तो जितने भी पॉइंट्स आईआरपी को पावर्स थी, जितने भी इस चीज़ को मैनेजमेंट को रन करने के लिए, गोइंग कंसर्न को चलाने के लिए, वो सब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास भी है। तो यहाँ आपको कन्फ्यूज होने की नीड नहीं है, काफ़ी ईजी पॉइंट हो गया है, जो हमने ऊपर देखा वही यहाँ पर है। अब इन केस ऑफ एनी अपॉइंटमेंट ऑफ अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो आईआरपी होगा वो प्रोवाइड करेगा सारी, यानी कि अगर मान लो हमने चेंज कर दिया, हमने आईआरपी की जगह दूसरा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर लिया, तो जो आईआरपी ने अब तक जितना डाटा इकट्ठा किया है, अब तक उसने अपनी ड्यूटीज़ के अंदर जो भी बटोरा है गाइज, वो सब उठा के वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को दे देगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब यहाँ पर आता है कुछ ड्यूटीज़। अब ये ड्यूटीज़, अब गाइज वहाँ पर जो उसकी ड्यूटीज़ थी, जो उसका कर्तव्य था, वो था रेजोल्यूशन सीओसी तक का, तो वो डाटा बटोर रहा था। अब यहाँ पर होने वाला है सीओसी बन चुकी है, अब ये एक्चुअल में काम करेगा गाइज, इसके पास इन्फॉर्मेशन सारी है, या तो ये एज अ आईआरपी पहले ही इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर चुका है, या फिर जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो पुराने आईआरपी से सारी इन्फॉर्मेशन ले चुका है। तो अब ये प्रॉपर काम करने वाला है। तो वो क्या क्या होगा, तो वो इमीडिएट कस्टडी ले लेगा, कंट्रोल ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूडिंग बिजनेस रिकॉर्ड्स एंड कॉर्पोरेट डेटर। ओके, उसके बाद आएगा कि वो रिप्रेजेंट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट डेटर विद थर्ड पार्टीज। हर वो राइट एक्सरसाइज कर सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर इन जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। तो एक तरह से ये
पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा कॉर्पोरेट डायरेक्टर का। कहीं पे भी प्रोसीडिंग है, जुडिशियल है, क्वासी जुडिशियल है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स है, हर एक में वो जाके एज अ कंपनी वहाँ पर खड़ा हो सकता है कि यार हाँ मैं ही कंपनी हूँ। उसके बाद आएगा कि वो रेज कर सकता है इंटरिम फाइनेंसेस सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सीओसी। जैसा कि मैंने को बताया, सीओसी का वोट लगेगा 66% ऑफ द वोटिंग के बेसिस पे वो इंटरिम फाइनेंस भी रेज कर सकता है। सीओसी का क्योंकि पूछना जरूरी है कि यार हम अपना पैसा निकालना चाह रहे हैं और तुम इसको और लोन क्रिएट कर रहे हो, हमारी कमिटी में और लोगों को बढ़ा रहे हो तुम, तो पहले हमसे पूछो, हम अगर एग्री करेंगे तो ही तुम इंटरिम फाइनेंस रेज करो। फिर आएगा अगेन अपॉइंट कर सकता है अकाउंटेंट लीगल प्रोफेशनल्स को इन मैनर एज में बी स्पेसिफाइड। उसके बाद वो अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम्स भी मेंटेन करेगा, क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होता रहता है, तो उस चीज़ को वो कन्वीन करेगा हर मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, क्योंकि कमेटी ऑफ क्रेडिटर बन चुकी है तो उनकी मीटिंग्स ऑब्वियसली होनी है, तो वो सारा कन्वीन करना, उसको अटेंड करना वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम वो क्रिएट करेगा, वो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो इन्वाइट करेगा प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को। अब गाइस यहाँ पर एक बात की गई है कि एक टाइम पीरियड दिया गया था कि एप्लीकेशन जब आपके पास पब्लिक अनाउंसमेंट हो गई है तो उसके बाद सारे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को अपनी एप्लीकेशन देनी होगी कुछ विद इन अ टाइम के अंदर। बट यहाँ पर एक चीज़ ये भी की गई है कि अगर कोई टाइम पे नहीं कर पाया, उस एप्लीकेशन पे क्लेम नहीं डाल पाया, तो रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होने के 90 डेज़ के अंदर अंदर, अगर आप टाइम लिमिट याद करें तो गाइज इसकी टाइम लिमिट थी 180 डेज़ प्लस 90 डेज़। तो यहाँ पर वो तो एक्सटेंशन की बात है 90, 90 को भूल जाओ। जो लॉ ने टाइम दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है 180 डेज, तो उसके हाफ टाइम तक, ठीक है गाइज, इंटरवल तक आप जाके फिर भी बता दो यार हमें, ठीक है, आप उस 7 दिन में आप नहीं बता पाए अनाउंसमेंट के, इंटरवल तक बता दो हमें, तो उसके बेसिस पे भी हम आपकी क्लेम को एक्सेप्ट कर लेंगे। तभी यहाँ पर ये पॉइंट आया कि अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम्स, क्योंकि स्टार्ट होने के बाद भी लोग आते रहेंगे, अपने क्लेम सबमिट करते रहेंगे, तो उसको भी आप अपडेट करेंगे टाइम टू टाइम। ये किसका काम है? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का, क्योंकि सेंस बनती है यहां पर जितने भी ड्यूटीज़ हैं इसकी गाइज, वो आप देख के समझ पाएंगे कि ये वो ड्यूटीज़ हैं जो सीओसी बनने के बाद एक्सरसाइज की जा रही हैं, ना कि उससे पहले। तो उसके बाद आता है कि वो प्रेजेंट करेगा हर रेजोल्यूशन प्लान एट द मीटिंग ऑफ द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन प्लान को प्रेजेंट करने वाला है। वो फाइल करेगा एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर 3। सच अदर एक्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड गाइज, वही सिंपल सा पॉइंट हर एक में ऐड हो जाता है, तो ये कुछ फ्रैक्शन ऑफ मार्क आपका फ्री का है मतलब मैं नहीं कहूँगा कि इसके लिखने की वजह से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट हाँ 4 पॉइंट हैं तो 5वां पॉइंट ये आपका अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ सिर्फ वहीं लिखें जहाँ पे है, हर जगह भी नहीं होता, बट हाँ मोस्टली हर जगह ये होता है। अब यहाँ पर बात आ रही है, सब देखो हमने पूरा का पूरा देख लिया, सब कुछ देख लिया, इसकी ड्यूटी देख ली, इसकी पावर देख ली, और गाइज एंड में यहाँ पर आ रहा है उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। चलो वो भी देख लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल होने वाला है। तो याद है आपने डायरेक्टर्स का चैप्टर किया था हमने, तो उसके अंदर सेक्शन 149 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की एलिजिबिलिटी देखी थी, तो वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। वो एलिजिबल होना चाहिए टू बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तभी वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन पाएगा यहाँ पर। उसके बाद आएगा कि वो रिलेटेड पार्टी नहीं है। उसके बाद देखेंगे कि वो एम्प्लॉई या प्रोप्राइटर भी नहीं है किसी फॉर्म का, फॉर्म ऑफ ऑडिटर्स या सेक्रेटरियल ऑडिटर्स या कॉस्ट ऑडिटर्स फॉर द लास्ट 3 years गाइस। लास्ट पिछले 3 साल तक वो कोई एम्प्लॉई या फिर प्रोप्राइटर नहीं रहा है, या फिर वो एम्प्लॉई या प्रोप्राइटर नहीं है किसी लीगल और कंसल्टिंग फर्म के। ओके गाइज, सिंपल सा पॉइंट है। फीस क्या होने वाली है? जो फीस होगी और जो कॉस्ट इनकर करेगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इन रनिंग द बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेटर एज गोइंग कंसर्न, यानी कि गोइंग कंसर्न की तरह बिजनेस को रन करने के लिए जो कॉस्ट इनकर करेगा प्लस जो उसकी फीस होने वाली है, वो इंक्लूडेड होगी आईआरपी प्रोसेस की कॉस्ट के अंदर, एंड शैल बी पेड इन प्रायोरिटी बिफोर पेमेंट ऑफ द क्रेडिटर। क्योंकि यार सेंस बनती है, जिस क्रेडिटर्स के वो सारे पैसे निकलवा रहा है, अगर उनको सबको पैसे देने लग गया पहले और खुद को कुछ नहीं मिला तो फ़ायदा ही क्या? भाई साहब सारी मेहनत कर रहे हैं, तो क्रेडिटर्स का भी कहेंगे यार ठीक है यार पहले तो तेरा ही बनता है, एक काम करियो तू रख लियो पैसे, उसके बाद कुछ बचे तो हमें दे दियो, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़। अब बात आती है कि चलो हमने अपॉइंट कर लिया, सब कुछ कर लिया, एलिजिबिलिटी देख ली, इसकी रेम्युनरेशन देख लिया, सब कुछ हम देख चुके हैं गाइज। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि उसका रिप्लेसमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब उसको रिप्लेस कैसे किया जाएगा? तो गाइज रिप्लेसमेंट की बात करें तो इतना आसान नहीं होता, आप एकदम से आप उठा के उसको निकाल नहीं सकते, आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, उनको ये चीज़ें बतानी पड़ेगी कि हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो अगर कोई कमेटी ऑफ क्रेडिटर किसी भी ड्यूरिंग सीआरपी प्रोसेस क्रेडिटर्स को लगता है कि यार रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर रहा हुआ है जिसको, उसको रिप्लेस करना है, तो वो अप्लाई करेंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ सच प्रोफेशनल। अब सेक्शन 27 ऑफ द कोड कहता है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है 66% ऑफ द वोटिंग के बेसिस पे उसको अप्रूव कर सकते हैं कि हमें रिप्लेस करना है। अब जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का काम क्या होगा कि आप चलो इसको निकाल रहे हो, नया कौन?
तो जो नया बंदा जिसको आप अपॉइंट करने वाले हो उसका आपको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को उसका प्रपोज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम देना पड़ेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। और सेम वे जो प्रोसेस पहले था यहाँ से वही हो जाएगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको फॉरवर्ड कर देगी बोर्ड के पास फॉर कंफर्मेशन, बोर्ड उसको अप्रूव करेगा, तो उसके बाद वो उसको अपॉइंट कर सकते हैं। बेसिक सी बात क्या है कि उसका कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। फिर एक बात आती है छोटी सी कि प्रिपरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम एज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड, इनको बनाना होगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, रेजोल्यूशन फॉर फॉर्मुलेटिंग ए रेजोल्यूशन प्लान। ठीक है, ये चीज़ें गाइज और आगे काफ़ी अच्छे से आने वाली हैं। तो अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है गाइज, अभी तो हमने एप्लीकेशन की थी, उसके बाद इसका थोड़ा प्रोसेस का हमने देखा कितने टाइम लिमिट में ख़त्म करना है। अब हम देख रहे हैं कि कौन ख़त्म करवाएगा, उसकी क्या क्या पावर्स एंड ड्यूटीज़ हैं, उसका कितना क्या क्या टाइम रहने वाला है, हर चीज़। अब देखेंगे कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के बारे में उसके बाद, और फिर पूरा का पूरा प्रोसेस आएगा। फिर उसके बाद अगर रन नहीं कर पाए तो लिक्विडेशन आएगा। बहुत कुछ है गाइज इस चैप्टर के अंदर और बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। तो उसके बाद हम देखें तो जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को एक्सेस देगा हर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन की, यानी कि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, प्रोफेशनल ने तो इन्फॉर्मेशन बटोर ली, वो सब कुछ लेके बैठा है, उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई एप्लीकेंट चाहता है कि यार मुझे कुछ देखना है, मुझे कुछ मेक श्योर करना है, बेस्ड ऑन दैट मेरे को डिसीजन लेना है, हम वोटिंग भी करने वाले हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में, तो वो चीज़ें वो उनसे पूछ सकता है। लेकिन उसके लिए उसको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, उसको कंप्लाई करना पड़ेगा हर उस प्रोविजन के जो कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करता है। उस बाद आएगा कि उसको प्रोटेक्ट करना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, इट मे हैव एक्सेस टू, कि कहीं ऐसा ना हो कि यार वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को देख ले, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले ले और उसके बाद कुछ अपना बिजनेस रन करना शुरू कर दे उसके बेसिस पे, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी उसको मेंटेन रखनी होगी। और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो भी है वो थर्ड पार्टी को ना शेयर की जाए। ठीक है गाइज, और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वही हो सकती है जो रेजोल्यूशन प्लान को बनाने में हेल्प करे। सो गाइज यहीं तक था ये टॉपिक एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। काफ़ी मेहनत की है मैंने इस टॉपिक के ऊपर, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के बारे में, आईआरपी से लेके रेजोल्यूशन प्रोफेशनल तक काफ़ी डिटेल में हमने इस टॉपिक को कवर किया। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड बी श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।